मिसलेनियस फिर अभी पकड़ते हैं बाद में। एक्सरसाइज 3.4 कह रहे हो आप, और बाकी वाली एक्सरसाइज सब कंप्लीट कर चुके हो? देखो बच्चों, आपने 16 बोला चैतन्य? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 कह रहा है, ए आपको गिवन है, a is equal to I into a, the value of a is 1, -3, 2, 3, 0, 5, -2, -5 and 0। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड a एज इट इज। करेक्ट। अब क्या करना है कि ऑपरेशन हमें लगाना है कि a11 1 होना चाहिए, तो a11 ऑलरेडी 1 है। अब इसकी हेल्प से नीचे के दोनों एलिमेंट हमें बनाने हैं 0। ठीक है, तो बनाते हैं। R2 चेंज विद R2 प्लस 3 टाइम्स R1 एंड R3 चेंज विद R3 माइनस 2 टाइम्स R1। ठीक कर रहा हूं? करेक्ट। तो ये अप्लाई करते हैं। R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, R1 एज इट इज रहेगा। तो R1 आ गया अपने पास 1 3 -2, और R2 का पहला एलिमेंट है -3 और R1 का पहला एलिमेंट है 1, -3 + 3 0। R2 का बेटे दूसरा एलिमेंट 0 और R1 का दूसरा एलिमेंट 3, 0 + 9 इट इज 9, -5 एंड -6 इट इज -11। ठीक है ना। अब R3 पर आओ। R3 - 2 R1 0, 5 - 10 -5, सॉरी -1 होना चाहिए ना। यहाँ अपने पास आएगा R3 5 - 6 -1 और 0 + 4 4। Same changes on right side. First row as it is 1 0 0. Second R2 change with R2 plus 3 R1, ये हो गया अपने पास 3, 1 - 0 1 0 - 0 0। ठीक है, 0 -2 बेटा -2 और 0 - 0 0 और 1 - 0 1। ये आपने पहला ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। ठीक चल रहा है। अब हमें क्या करना है कि A22 को 1 बनाना है, A22 को 1 बनाना है। तो मैं अगर यहाँ पर 1/9 से डिवाइड करने के बजाय थोड़ा एक ढंग का स्टेप लगा दूं। देखो जरा यहाँ ध्यान से, अगर मैं यहाँ अप्लाई कर दूं R2 चेंज विद R2 + 8 टाइम्स R3, ऐसा करने से इन दोनों 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ा और 9 - 8 बच्चों 1 हो गया। ठीक है, तो अगर आपको स्टेप्स नहीं समझ में आते तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, मतलब अब 1/9 नीचे हो जाएगा। और अगर आप फ्रैक्शन बचा सकते हो तो पहले उसको सोचना चाहिए और ऑपरेशन ऐसे अप्लाई करना चाहिए कि जो 0 आपने बना लिए, जैसे हमने फर्स्ट कॉलम में 0 बना लिए, आप ऑपरेशन अगर लगाते हो और उन 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप बिल्कुल सही ऑपरेशन पे जा रहे हो। लेकिन अगर वो 0 बिगड़ रहे हैं तो आप ऑपरेशन गलत लगा रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मैं इसको 0 बनाऊं, सपोज 9 को 0 बनाना होता और मैं लिखता R2 चेंज विद R2 - 3 R1, तो 9 तो 0 हो रहा है लेकिन यहाँ ये 0 - 3 हो रहा है, तो यानी ये ऑपरेशन लगाने का कोई फायदा नहीं है, हम बस क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जो 0 बन गए हैं वो अगर नहीं बिगड़ते किसी भी ऑपरेशन को लगाने से तो आप ठीक ऑपरेशन लगा रहे हो। ठीक, करेक्ट। अब बच्चों अप्लाई करने चल रहा हूं ये वाला ऑपरेशन। तो अपने पास फर्स्ट रो एज इट इज यानी 1 3 -2। सेकेंड रो देखो, R2 का पहला एलिमेंट 0
R3 का पहला एलिमेंट 0, 0 प्लस 0 इट इज 0, 9 माइनस 8 इट इज 1, और 11 प्लस 32 कितना बचेगा? 11 प्लस 32 इट इज 21, सही है ना? 21 प्लस 11 हो गया आपका 32, और थर्ड रो आपकी एज इट इज 0, -1 एंड 4. सेम चेंजेस राइट साइड, 1 0 0, एंड R2 चेंज विद R2 प्लस 8 R3, यानी 3 माइनस 16 कितना हो जाएगा बच्चों? -13. 1 प्लस 0 1, और 0 प्लस 8 8, एंड -2 0 और 1 एज इट इज. अब अगला काम अपना क्या है? A22 की हेल्प से उसके ऊपर वाले को 0 बनाना है और उसके नीचे वाले को 0 बनाना है. A22 की हेल्प से उसके ऊपर वाले को 0 बनाना है और उसके नीचे वाले को 0 बनाना है. R1 change with R1 minus 3 times R2, and R2 change sorry बच्चों, and R3 change with R3 plus R2. ठीक है, तो अप्लाई करता हूं ऑपरेशन. R1 में पहले चेंज करना है. R1 का पहला एलिमेंट 1 और R2 का पहला एलिमेंट 0, यानी 1 माइनस 3 इंटू 0 कितना हो गया? 1. 3 माइनस 3 0. अब यहां ध्यान देना, -2 और -63, ये बन गया -65, ठीक है ना? और R2 हो गया अपने पास 0 1 और 21. अब आओ R3 चेंज विद R3 प्लस R2, 0 0, और ये आपका हो गया 25, इज इक्वल टू, राइट साइड पे आओ, R1 चेंज विद R1 माइनस 3 टाइम्स R2, यानी 1 प्लस 39, यानी ये हो गया 40, और 0 माइनस 3 ये हो गया -3, और 0 माइनस 24 ये हो गया -24, सही है ना? और सेकंड अब एज इट इज, यानी -13 1 8, इन दोनों को प्लस करो, ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा 1, 0 प्लस 1 1, और 8 प्लस 1 9, ए एज इट इज. ठीक है, ठीक कर रहा हूं कैलकुलेशन, ध्यान है सबका? करेक्ट. Yes, sir. अब क्या करना है? A33 को हमें बनाना है 1, A33 को 1 बनाना है. करेक्ट. देखो अब कैसे बना सकते हैं. 25 से डिवाइड कर सकते हैं, पहली बात, और दूसरा 21 में से सब्ट्रैक्ट, नहीं फायदा नहीं, ये ठीक है. अब ऑपरेशन यहां डाल देते हैं, R3 चेंज विद 1/25 R3, करेक्ट, जो कि ये बन जाए 1. अप्लाई करते हैं, ये आ गया 1 0 -65 0 1 21 और 0 0 1, और राइट साइड पर हम पहुंच गए, ये हो गया 40 -3 -24 -13 1 8. 25 से जब डिवाइड किया बेटे, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 1/25 9/25. अब कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, और ए एज इट इज. ठीक है. अब इस 1 की हेल्प से इसके ऊपर के दोनों एलिमेंट कॉलम थर्ड में वो आपको बनाने हैं 0. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करना होगा हमें. अब हमें अप्लाई करना होगा R1 चेंज विद R1 प्लस 65 R3, and R2 change with R2 minus 21 R3. ठीक है ना? अप्लाई करो. अब यहां तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं भाई, लेफ्ट साइड में तो अब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट कॉलम पर हो आप. 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1. आइए राइट साइड पर,
40 और 65 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे R3 को, तो अपने पास आ जाएगा 13 5 जा 65, 13 3 जा 39, 40 माइनस 39 कितना हो गया बच्चों? 1। सही है ना? -3 और इधर हो गया 1/25 इंटू 65। ध्यान देना यहाँ पे 1/25 इंटू 65, ठीक है? और -3 प्लस 13 और 5, 15 माइनस 13 -2/5, 15 माइनस 13 -2/5, तो ये आ गया बच्चों -2/5। तीसरा 65 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 65/25 इंटू 9, ओके, और -24 प्लस, ठीक, 65 5 5 25 और 13, और इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो 5 4 20, 5 2 जा 10 और 2 12, -120, और ये हो गया 13 9 जा 117 अपॉन 5, ठीक है? तो ये भी आ गया आपका -3/5, -3/5। खत्म। अब आ जाओ R2 पर, ठीक है? R2 पर आ जाओ, ठीक है सिद्धांत? तो ऐसे होमवर्क वगैरह सबमिट करते रहा करो, बोलने की जरूरत ना पड़े। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 21 से, तो ये आ गया आपका -13 प्लस 21 इंटू 3, 63/5, 65 माइनस 63 कितना आ गया? -2/5, और फिर इसको 21 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस 21/25, ये आ गया आपका 4/25। अगेन नेक्स्ट आपका हो गया 8 माइनस 21 इंटू 9, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 189/25, 25 8 जा 200 और -189, ये आ गया आपका 11/25, ठीक है? आई थिंक कैलकुलेशन सारी ठीक ही हो गई होगी। अब अप्लाई करता हूं यहां पर वैल्यू, -3/5, 1/25, 9/25, ये आपके पास आ गया A। तो व्हाट अबाउट A इनवर्स? दिस इंप्लाइज A इनवर्स इज इक्वल टू 1 -2/5, -3/5, -2/5, 4/25, 1/25। चेक करिए आंसर, 3/5, 11/25, 9/25। देखो जी, ठीक किया कि नहीं? मैं देख लेता हूँ, तुम लोग भी देखो। Yes, sir. सारा सही है? मैच कर लिया? Yes, sir. इन चीजों का ध्यान रख सकते हो तो थोड़ा फ्रैक्शन कम रहेगी। जैसे अगर हम वहीं पे 1/9 कर लेते तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ना होता, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले एकदम डायरेक्ट बताया कि आप पेपर में अटके ना, ज्यादा सोचना ना पड़े बाई चांस, क्योंकि इस क्वेश्चन ये ऐसा नहीं कि 100% आएगा ही क्वेश्चन, ठीक है? और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि रोज एक क्वेश्चन इसका आप ट्राई कर लो, बस। ये नहीं कि पूरी एक्सरसाइज करने बैठो, एक क्वेश्चन ट्राई करो, 10 मिनट का उसे टाइम दो, बस। तो इसकी प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, बट रेगुलर वर्किंग होनी चाहिए इस पे, ठीक है? देखो ध्यान से, ऑपरेशन देख लो, सारे समझ ही गए होगे क्या क्या ऑपरेशन मैंने लगाए हैं, ठीक है? पहले इतना पोर्शन देख लो। करेक्ट। अब बताओ किसको किसको समझ में आ गया, हैंड रेस करो। हर्षित राव, सदफ, आप अभी पीछे की सारी वीडियोस देखना, तब ये सब लिंक हो जाएंगे, ठीक है? Yes. हर्षित रावत, क्लियर और नॉट? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 18 आता है। 18 का ऑप्शन मुझे तुम लोग बताओ।
matrices A and B will be inverse of each other only if, कौन सा रिलेशन ट्रू होगा? only if A B C में से D. नंबर D. ये डेफिनेशन पढ़ा चुका हूं. If AB is equal to BA is equal to I, then A is invertible matrices with B. B is also invertible. A inverse is B और B inverse is A. क्लियर? तो एक्सरसाइज 3.4 खत्म हो गई. अब एक्सरसाइज 3.5 के लिए हम आ रहे हैं पहले मिसलेनियस एग्जाम्पल में. सबसे पहली बात बेटा, जैसा ये एग्जाम्पल नंबर 26 है, इस पे अभी मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि 11th क्लास में तुम लोगों का मैथमेटिकल इंडक्शन जो चैप्टर नंबर 4 है वो कट करा दिया गया था. ठीक है ना? तो ये उसी पर बेस्ड है. तो मुझे जहां तक लगता है कि ये या तो सिलेबस हटा दिया जाएगा और आएगा तो फिर पहले इंडक्शन मैं तुम लोगों को समझाऊंगा, उसके बाद हम इस पे आएंगे. ठीक है ना? ओके. तो एग्जाम्पल नंबर 27 से हम शुरू करते हैं. मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 27. ये सारे इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल 27, एग्जाम्पल 28. ठीक है, फिर आता हूं एक्सरसाइज पर. एग्जाम्पल कह रहा है, इफ A and B are symmetric matrices, if A and B are symmetric matrices of the same order. ठीक है, A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. पहली डेफिनेशन यहां से पकड़ लेनी है भाई. सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा गया तो मैथमेटिकली इसका क्या मतलब है? देन शो दैट AB इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ. ये ध्यान देना बच्चों, जो ये वर्ड आ रहा है इफ एंड ओनली इफ, if and only if A and B, if and only if A and B A and B are commute matrices, that is AB is equal to BA. पेपर के अंदर ये बात नहीं लिख के आएगी, बस ये लिखेगा where A and B are commute matrices. बाकी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि A और B commute matrices का क्या मतलब है. अगर दो मैट्रिसेस कम्यूट हैं तो ए बी इज इक्वल टू क्या होता है? बी ए. नहीं तो प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. याद है, पढ़ाया था कम्यूट मैट्रिसेस. ठीक है, अब यहां पर इस बात पे ध्यान देना, जो ये इफ एंड ओनली इफ है, देखो क्या फर्क है क्वेश्चन में, वो मैं बताऊंगा अभी. इफ एंड ओनली इफ का, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है जो गिवन क्वेश्चन है एज अ थ्योरम पूरा प्रूफ करना रिजल्ट, और कन्वर्स भी आपको प्रूफ करना है. यानी क्वेश्चन में ये है कि इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड दे आर कम्यूट मैट्रिसेस, देन ए बी इज इक्वल टू बी ए. इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन द मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस. ठीक है, क्या प्रूफ करना है? पहले हमें ये सिमेट्रिक गिवन है तो इसे हमें कम्यूट प्रूफ करना है. फिर कन्वर्सली आपको कम्यूट गिवन है और उसे आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है. समझ गए या नहीं? ठीक है, फिर से एक बार पढ़, मुझे लगता है नहीं समझ में आया होगा. इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, बस ये ध्यान रखो, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस. मैं थोड़ा इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखता हूं. ठीक है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस. इफ वाली कंडीशन है, इफ का मतलब गिवन है. इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन शो दैट ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स if and only if A and B are commute. If and only if A and B are commute. ठीक है, तो A and B are symmetric matrices, then show that AB is symmetric. Then AB is a symmetric matrix. ठीक है, दिस इंप्लाइज, और एक मिनट एक चीज इसमें करना था, एक मिनट बच्चों. तो कह रहे ये बात पॉसिबल कब है? जब ए और बी कम्यूट मैट्रिसेस हो.
जब ए और बी क्या हो, कम्यूट मैट्रिसेस हो, ठीक है, व्हेन ए एंड बी आर कम्यूट मैट्रिसेस। और इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है, अब इसका कन्वर्स भी आपको प्रूफ करना है। कन्वर्स क्या हुआ कि इफ ए एंड बी आर कम्यूट मैट्रिसेस देन प्रूव दैट ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये बातें आपको बतानी है, उल्टा प्रूफ करना है। एक चीज मैं शायद तुम लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूँ, रुको मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल वे में करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इसको फिल्टर कर देते हैं थोड़ा, जैसे इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। जो ये वाला पोर्शन है बच्चों, ये पोर्शन पूरे के पूरे क्वेश्चन में ये बात गिवन है, इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये चीज गिवन समझो आप, ठीक है ना, ये पूरा गिवन है। देन ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूफ यहां से शुरू होता है। AB is a symmetric matrix when A and B are commute। तो आपको पहली बात ये गिवन है कि A और B अगर commute matrices हैं तो AB सिमेट्रिक होगा, ठीक है, और अगर AB सिमेट्रिक है तो A and B are commute matrices। if and only if का मतलब ये है, और ये वाली जो बात है ये दोनों केस में आपको गिवन है, ठीक है। एक बात और लिखता हूं, इसको ऐसे समझो, AB whole transpose is equal to AB। This implies A and B are commute। Conversely, if A and B are commute matrices, then AB is a symmetric matrix। अब मुझे बताओ क्वेश्चन समझ में आया? इफ एंड ओनली बात जो मैं बताना चाहता था, थोड़ा इसको देखो तुम लोग, एक बार और पढ़ो क्योंकि इसमें मैं कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता हूं। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये आपको गिवन। प्रूविंग में आपको जाना है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये पॉसिबल तब हो सकता है जब ए और बी कम्यूट मैट्रिसेस हों, और अगर ए और बी कम्यूट मैट्रिसेस हैं तो प्रूफ करो कि इन दोनों का प्रोडक्ट सिमेट्रिक है। ये दोनों बातें आपको प्रूफ करनी होती हैं, सिर्फ मैट्रिक्स में नहीं, जब भी इफ एंड ओनली इफ आता है तो मेन प्रॉब्लम और कन्वर्स दोनों आपको प्रूफ करने होते हैं। अब कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले तो ये बताओ, हैंड रेज करो, नहीं तो फिर मैं कोशिश करता हूं। अच्छा, एक बार प्रूफ करते हैं, ठीक है, तब देखते हैं क्या पता क्लियर हो जाए। एक बार प्रूफ करते हैं, क्वेश्चन को प्रॉपर वे में मैं प्रेजेंट करता हूं, ठीक है। पहली बात देखो, A and B, because A and B are symmetric matrices। यहां से बच्चों सॉल्यूशन शुरू है, बाकी ये मैंने समझाने का काम किया। A and B are symmetric matrices, therefore A transpose is equal to A and B transpose is equal to B। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पहली बात हमें क्या गिवन है कि if A into B is a symmetric matrix, if A and B are symmetric matrix, then prove that A and B are commute। तो हम ये पहली बात अब लेट करके चलेंगे, केस 1, let AB be a symmetric matrix। ये आपने माना कि if this condition then A and B are commute, if this condition A and B are commute then AB is symmetric।
ये काम आपको करना है। लेट ए बी बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इंप्लाइज अगर ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी होगा, सही है। अब ए बी ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? इट इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। What about B transpose? B transpose is B, A transpose is A because symmetric. तो B transpose को लिख दिया B, A transpose को लिख दिया A is equal to AB. BA is equal to AB. अब दो मैट्रिक्स के अगर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होते हैं तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? This implies A and B are commute matrices. देखो ये वाली बात आपने पहली प्रूव कर दी, इफ दिस देन दैट। अब हमें प्रूव करना है इफ दिस कंडीशन यानी कम्यूट देन प्रूव दैट दिस, ठीक है ना। अब हमें ये बात प्रूव करनी है, तो अब आ जाओ फिर से कन्वर्सली। अब कन्वर्सली हमें लेट करना है ए एंड बी आर कम्यूट मैट्रिसेस। let A and B are commute matrices। A और B commute matrices हो गई। This implies AB is equal to BA, सही है। अब मुझे AB को प्रूव करना है सिमेट्रिक, तो AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ठीक है। AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose. This implies AB whole transpose is equal to B into A, क्योंकि B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उनके ट्रांसपोज क्या होंगे? वो खुद होंगे, ठीक है। This implies AB whole transpose is equal to AB। ऐसा हम क्यों कर पाए? क्योंकि क्वेश्चन ने ये बोला है कि A एंड B आर कम्यूट मैट्रिसेस, तो AB और BA तो बराबर है, तो जहां BA था वहां AB रख दिया। तो बिकॉज AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू AB, देयरफॉर AB इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थोड़ा प्रेजेंटेशन देख लो, तुम लोगों ने इफ एंड ओनली इफ की प्रेजेंटेशन शायद ना की हो। दिस इंप्लाइज AB इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सबसे पहले ये बात वेरीफाई करो कि जो मैं क्वेश्चन में कंडीशन समझाना चाहता था, सिर्फ दो बच्चों ने हैंड रेज किया था, क्या वो आप सबको समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो हैंड रेज कर दो। वेरी गुड बच्चों, शाबाश, ठीक है। अब बढ़ो क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में जो मैंने यहाँ पे सिंबल लिखा है समझाने के लिए, इफ का मतलब होता है कि ये गिवन है और फिर ये प्रूव करना है। तो गिवन क्या है? AB is a symmetric matrix. If AB is symmetric, then prove that A and B are commute. तो अगर AB सिमेट्रिक है तो मैथमेटिकली इसका क्या मतलब है कि AB का ट्रांसपोज AB है, क्योंकि सिमेट्रिक है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी AB होल ट्रांसपोज इज ब्रेक एज B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। व्हाट अबाउट B ट्रांसपोज? इट इज B, क्योंकि A एंड B आर आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A ट्रांसपोज इज A एंड B ट्रांसपोज इज B, वो रिप्लेस कर दिया इसमें। तो BA इज इक्वल टू AB। अगर किसी भी मैट्रिक्स में BA और AB बराबर हो जाता है तो वो कम्यूट होती है। ये बात हम क्यों प्रूव कर पाए? क्योंकि AB एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो जरूर कम्यूट होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब कन्वर्सली बेटे, कन्वर्सली में क्या होता है कि कन्वर्सली में आपको अब ये बात गिवन है कि इफ A एंड B आर कम्यूट मैट्रिसेस देन प्रूव दैट A इंटू B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये अब प्रूव हो गया। देखो डबल एरो लग गए ना, तो अब उल्टा आपको प्रूव करना है। अगर ये इफ एंड ओनली इफ ना होता, सिर्फ इफ और देन लिखा होता,
तो आपको एरो डबल नहीं लगाने, फिर आपको सिंगल इंप्लाइज लगाना है, तब एक ही बात प्रूफ करना था, फिर कन्वर्सली हमें नहीं करना। लेकिन अगर मैथ्स में कहीं पर भी इफ एंड ओनली इफ आ जाए तो समझ जाओ कन्वर्सली भी प्रूफ करना है आपको, नहीं करेंगे तो आधे नंबर गए। मान लो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने माना कि ए एंड बी आर कम्यूट मैट्रिसेस, ए एंड बी आर कम्यूट मैट्रिसेस, लेट कर लिया। देन ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब इसकी हेल्प से आपको बताना है कि क्या ए इंटू बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक करना है तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज ए इंटू बी होना चाहिए, तो ए इंटू बी होल ट्रांसपोज, और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इट इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बी ट्रांसपोज इज बी। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इज ए। व्हाट इज बी ए? बी ए इज इक्वल टू ए बी, रिप्लेस कर दिया। Because AB transpose is equal to AB, therefore AB is a symmetric। कब क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि A and B are commute matrices। ठीक है, अब तुम लोगों को 10 सेकंड देता हूं, ध्यान से देख लो सारा सॉल्यूशन। दिख रहा है सबको? और अगर एग्जांपल अब समझ में आ गया तो हैंड रेस करो, फिर एग्जांपल 28 पर चलें। हर्षित रावत, ओके क्लियर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बच्चों। अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 28। इसके बाद आप लोगों को आज मैं मैट्रिसेस का एग्जाम्पलर के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू इसकी आपको पीडीएफ भेजूंगा, और आपको वेडनेसडे तक ये सारा खत्म करना है, क्योंकि कल तो मंडे ही है। वेडनेसडे तक आपको जितना आता है वो सारा होमवर्क आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, फिर उसकी प्रॉब्लम क्लास में रखूंगा, लेकिन वो क्लास से अलग में रखूंगा। तो साथ साथ जो है मैं सोच रहा हूँ हम एग्जाम्पलर भी कंप्लीट करते हुए चलें हर चैप्टर का, और मंडे से हम स्टार्ट करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कैलकुलस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज कराई है किसी को बेटा, जिसमें प्रूफ किए जाते हैं डिटर्मिनेंट? तो कल पता चल जाए उनकी 3.4 और 5 कराई, कल शायद 3.2 करवा देंगे। 3.2 कराई है तो कल करवाएंगे शायद, कल अच्छा, पहले उन्होंने आगे का करा दिया। यस सर, हाँ वो प्रॉपर्टी, फैक्टर और वगैरह। हाँ, क्योंकि ना प्रॉपर्टीज हो सकता है भाई डिलीट हो जाए, जैसे पिछले साल हट गई थी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भी इंट्रोडक्शन खत्म करेंगे और तुम्हें इक्वेशन में पढ़ा दूंगा, और उसके बाद हम सीधे चलेंगे कॉन्टिन्यूटी पर। ठीक है ना? तो 1 और 2 अभी नहीं कराओगे? कौन सा? 1 और 2 चैप्टर 1 और 2 पहले पढ़ा दूं? सर, क्योंकि वो यूटी में आ रहे हैं। अच्छा चलो 2 पहले करा देता हूँ फिर, ठीक है ना? 2 और 1 ये कर लेते हैं, चलो 2 कर लेंगे इसके बाद। अब मैं आ रहा हूं एग्जाम्पल 28 पर। लेट ए इज इक्वल टू, ए आपको दे रखा है बेटा 2 3 -1 4, and b is equal to 5 7 2 4, and matrix C is equal to 2 3 5 8। कह रहा मैट्रिक्स D बताओ। फाइंड अ मैट्रिक्स D सच दैट CD minus AB is equal to null matrix। CD minus AB is equal to null matrix। अब D तो हमें पता ही नहीं कि भाई D मैट्रिक्स कैसे निकालें। ठीक है, और भी एक इसका मेथड हो सकता है, लेकिन उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम लेंगे डी को लेट करने के लिए। भाई डी मैट्रिक्स को आपको लेट करना होगा कुछ वेरिएबल एलिमेंट के साथ। अब वो डी मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले तो पता हो, तब तो डी मैट्रिक्स को आप लेट कर पाओगे। तो अब देखते हैं कि भाई डी मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा क्या, कैसे पता लगाते हैं। अब हम इस पे काम करते हैं। देखो सबसे पहले मैट्रिक्स सी का ऑर्डर देखिए बच्चों। मैट्रिक्स सी का ऑर्डर जो है
वो है 2/2। मैट्रिक्स डी हमें पता नहीं है, ए का ऑर्डर है 2/2 और बी का ऑर्डर भी है 2/2। अब ध्यान दो, सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यानी ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करती है, तभी ऐसा हुआ होगा, करेक्ट। तो अगर सी इंटू डी आपको करना है तो सी का कॉलम और डी का रो होना चाहिए बराबर। तो हमें ये तो पता चल गया कि डी का रो 2 होगा, लेकिन अभी हमें डी का कॉलम नहीं पता कि डी का कॉलम क्या होगा, ठीक है ना। अब इस बात को समझो, अगर ए बी मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ए का कॉलम और बी का रो बराबर हुआ होगा। आंसर किस में आएगा, ए बी का अगर बेटा आंसर निकालो तो ए बी का आंसर किस में आएगा, 2/2 में आएगा, यानी ए का रो और बी का कॉलम। ए बी का आंसर आ गया, ए बी का ऑर्डर 2/2 है, तो जो सी डी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो भी तो 2/2 होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 2/2 ऑर्डर नहीं हुआ तो ए बी के साथ सब्ट्रैक्शन नहीं बन सकती। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डी, डी का जो कॉलम है वो भी 2 हो गया। तो डी किस ऑर्डर की लेट करनी है, 2/2 ऑर्डर की लेट करनी है, क्योंकि तभी तो 2/2 आएगा। ये जितनी बातें मैंने समझाई, किसको किसको नहीं समझ में आई वो हैंड रेस करो कि मैंने डी का ऑर्डर कैसे फिल्टर किया। सभी को क्लियर है, ये अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब डी पता चल गया हमें, तो अब हम डी को लेट कर लेते हैं। लेट डी इज इक्वल टू एक्स वाई ए बी, एक ऑर्डर 2 की हमने मैट्रिक्स मान ली, या इसको ऐसे ले लेते हैं जो कि एक्स और वाई एक साथ आ जाए, ए और बी एक साथ आ जाए ना, एक्स वाई ए बी, ज्यादा ठीक है। ये डी आ गया अपने पास, ठीक है। अब एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज रखो, c इंटू डी, c इज 2/3 2 3 5 8, और d अपने पास आ गया एक्स वाई ए बी, अच्छा पहले ठीक था बल्कि कोई बात नहीं, माइनस ए बी, a is 2 3 minus 1 4 and b is 5 7 2 4, और नल मैट्रिक्स अभी एज इट इज रहने दो, बाद में ऑर्डर 2 की लिख लेंगे, ठीक है ना। यहां तक समझ गए। अब करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दिस इंप्लाइज 2x plus 5a, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2y plus 5b, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3x plus 8a, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3y plus 8b, माइनस 5 2s are 10 minus 7 3, ओके, 4 minus 4 0, ठीक है। और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 15 और 28, माइनस तो नहीं है, 15 और 28 43, 15 और 28 नहीं 53, 15 और 28 ठीक है 43। सेकेंड रो थर्ड सेकेंड कॉलम 6 और 16 22, 6 और 16, कोई माइनस तो नहीं है इसमें से, ठीक है, इज इक्वल टू, अब नल मैट्रिक्स हो गई 0 0 0, ओके। अब करो आप सिंप्लीफाई, तो मैं डायरेक्ट कर दूं 2x plus 5a minus 3, या लिख देते हैं, एक्सप्रेशन पहले लिख देते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, या मैं इसको ऐसे करना चाहूंगा 5a 2y plus 5b 3x plus 8a 3y plus 8b। इस मैट्रिक्स को मैं ले गया राइट पर और नल मैट्रिक्स के साथ प्लस कर दिया, तो आ गया 3 0 43 22, ये ज्यादा ठीक है। अब इक्वेट कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज a11 इज इक्वल टू b11, इक्वेशन 1। x की दूसरी इक्वेशन भी बना लो, दूसरी इक्वेशन बन गई 3x plus 8a इज इक्वल टू 43। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, ठीक है, सेकंड और थर्ड,
2y प्लस 5b 0, ये हो गई थर्ड इक्वेशन, और 3y प्लस 8b इज इक्वल टू 22, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो, x और a निकालो, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करो, y और b निकालो, फिर ये सारी वैल्यूज ला करके d में पुट कर दो। ठीक है, पहले फटाफट इसको देख लो क्या किया क्वेश्चन में, एग्जाम्पल 28 में। कौन कौन आगे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेगा, हैंड रेस करो। चैतन्य एंड हर्षित, हर्षित भी कर लेगा, ठीक है। चैतन्य सॉल्व करूं या हो जाएगा? एलिमिनेशन मेथड लगाना है बस। चैतन्य हैंड ना रेज हो रहा तो आप टेक्स्ट करो, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 28 खत्म। एक्सरसाइज सॉल्व कर दूं? सर वो क्लियर था, वो क्लास बंद हो गई थी, थोड़ा आज नेट में दिक्कत। अच्छा अच्छा, नहीं वो हो जाता, दिक्कत तो है नेट की, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डन। अब आओ एक्सरसाइज 100 पर। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बोला था करने के लिए, कितने लोगों ने ट्राई किया है? एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज, प्रॉब्लम लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 छोड़ दो। ट्राई तो किए थे थोड़े, वो वॉइस क्लियर नहीं है चैतन्य, टेक्स्ट कर दो। अच्छा चलो, मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ तुम लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 4, हम ये क्वेश्चन 2 बार कर चुके हैं, ये तुम लोग खुद खत्म करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, ठीक है। Sir, fifth question. क्वेश्चन नंबर 12 भी कट कर दो, ये भी इंडक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। फिफ्थ करता हूँ, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 5। सर कल करवाओगे कौन सा बेटा? इंडक्शन वाला? कल कराओगे एग्जाम्पल? इंडक्शन, इंडक्शन क्या है, 11th में ही तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है वो टॉपिक, ठीक है। 11th में पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 4th चैप्टर है, हाँ जी सर। और पिछली बार क्या हुआ था कि ये सिलेबस में से डिलीट कर दिया था 11th के, यस सर। इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ कि, और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पेपर में मतलब कभी आए नहीं है क्वेश्चन, तो मैं बस इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि 1-2 महीने हम रुक जाते हैं, क्या पता नया सिलेबस आए। सर एक क्वेश्चन करा दो, एक बार क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्कूल में क्लियर नहीं हुआ, मैम ने करवाया था। उन्होंने इंडक्शन वाला कराया क्वेश्चन? यस सर, क्योंकि 11th में उन्होंने इंडक्शन करवा दिया था हमने। अच्छा अच्छा, बात हुआ था। ठीक है। वैसे तो मुश्किल ज्यादा नहीं होता है, तो बस ये कुछ रटने जैसा ही, ठीक है। एक करवा देना कल। मैं कर देता हूँ, अभी कर दूं। कर दो सर एक। देखो, एक मैं थर्ड क्वेश्चन करता हूँ जो कि सिंपलेस्ट है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बस इसके स्टेप्स होते हैं जो ध्यान रखने हैं आपको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a इज इक्वल टू दिस वन, ये कंडीशन आपको गिवन है, a हो गया 3, 1, -4, -1, ठीक है। देन प्रूव दैट a टू दी पावर n। अब इसका मतलब ये नहीं है कि a को हमें n टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप वो चीज कर नहीं सकते। a टू दी पावर n इज 1 + 2n, ये हो गया n, -4n और 1 - 2n, और जो ये n होता है ये हमेशा नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करेगा। n हमेशा नेचुरल नंबर में, कोई और नंबर नहीं हो सकता ये, ठीक है। वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर आर नोन एज पॉजिटिव इंटीजर। तो जब भी मैट्रिक्स में आप nth पावर देख लो और n नेचुरल नंबर हो, तो समझ जाओ कि इसको आपको इंडक्शन से प्रूव करना है। इंडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन उन तीनों स्टेप्स को ट्रू कर देती है, यानी करेक्ट कर देती है, तो ये एक्सप्रेशन हर एक पावर के लिए ट्रू हो जाता है, यानी ये एक्सप्रेशन हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है।
कहने का मतलब है अगर आप a पावर 1 निकालो तो राइट में n की जगह 1 डालो। देखो यही a बन रहा है 3 1 -4 -1। अगर आप n की जगह 2 डालो a स्क्वायर, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे जो ये a दे रखा है तब भी सेम रिजल्ट आएगा। और अगर आप यहाँ n की जगह 2 डाल दो, देखो पूरी एक्सप्रेशन में n की जगह 2 डालना है तो a स्क्वायर 4 + 1 5 2 -8 4 -1 -3 यही आंसर आएगा। ये इंडक्शन का मीनिंग, ठीक है या नहीं? सर ये राइट वाला देते हैं वो? दोबारा दोबारा बोलो, क्या बोले? तो ये राइट वाला ए एन हाँ वाला ये वही क्वेश्चन में ही होगा? ये क्वेश्चन नहीं होगा, देखो सब जगह होगा। देखो पहला क्वेश्चन उठाओ तो ए एन की फॉर्म में एक्सप्रेशन, दूसरा क्वेश्चन उठाओ ए एन की फॉर्म में एक्सप्रेशन, करेक्ट है, और ए गिवन होगा बस। अब स्टेप्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले लिखने का तरीका देखो, इसमें प्रेजेंटेशन होती है इंडक्शन में। लेट Pn be the given statement, ठीक है। लेट Pn be the given statement, ऐसी वैल्यूज जो सिर्फ ट्रू और फॉल्स में ही आंसर देती हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेटमेंट। जो सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आंसर दें वो है स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो लेट Pn be the given statement। अब देखो Pn को लिखोगे कैसे? Pn सच दैट, वो ये स्टेटमेंट है बेटा जो जिसको प्रूव करना है। यहां इक्वल टू नहीं डालना, ठीक है, कोलन डालना है। सच दैट an इज इक्वल टू 1 + 2n -4n n 1 - 2n। लेट कर लिया। अब पहला स्टेप होता है फॉर n इज इक्वल टू 1। पहले 1 के लिए देखते हैं कि क्या ये ट्रू है। फॉर n इज इक्वल टू 1 तो n की जगह 1 डाला, p1 सच दैट a1, और जहां जहां n है वहां 1 डालो। ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये -4 हो गया, ये -1 हो गया। अब देखो क्या ये जो गिवन है उसके बराबर आ गया। देखो a इज इक्वल टू दैट वैल्यू, इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब इसको कैसे लिखते हैं? अब हम कहते हैं देयरफॉर p1 इज ट्रू, कि भाई p1 तो हो गया ट्रू, पहली स्टेज पार। दूसरा, फिर नेक्स्ट, लेट pk बी ट्रू, ठीक है। लेट pk बी ट्रू, देन वी हैव टू प्रूव दैट pk + 1 is also true। k is any natural number greater than 1, क्योंकि 1 के लिए तो प्रूव कर दिया। k is any natural number greater than 1 कह रहा है पहले 1 के लिए ट्रू करो, फिर 1 से ऊपर हर एक नंबर के लिए ट्रू करो। तो उसको किस स्टेज में बांटा गया कि ये मानो कि ये k के लिए ट्रू है, और फिर इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप प्रूव करो कि ये k + 1 के लिए ट्रू है। मतलब सपोज ये 3 के लिए ट्रू है तो 4 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। 4 के लिए ट्रू है तो 5 के लिए भी ट्रू है। तो ये दो अगर कंसेक्यूटिव आपके प्रूव हो गए और ये सारा क्राइटेरिया फॉलो हो गया, देन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये होता है इंडक्शन, ठीक है। अब k के लिए लेते हैं, pk सच दैट, जहां जहां n है एक्सप्रेशन में k डाल दो, a⁴ k, और जहां जहां n है वहां k डालो। ये आ गया 1 + 2 × k, इट इज k -4k, और ये आ गया 1 - 2k। ये आपका ak आ गया, और ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब इसको हम ट्रू मान करके चलते हैं। अब आपको k + 1 को प्रूफ करना है। pk + 1 लो, पहले लिख लो इसे। ये बन गया a⁴ k + 1, जहां जहां n है वहां k + 1 डाल दो। तो यहां जब k + 1 डालोगे तो क्या बनेगा? 2k + 2, यानी ये बन जाएगा आपका 2k + 3। यहाँ k + 1 डालो, -4 × k + 1, यहाँ k + 1 आ गया, और यहाँ आ गया 1 - 2k - 2,
यानी -2k -1। ये आपको प्रूफ करके लाना कि ये दोनों ट्रू है। तो आप इसका LHS उठाएंगे, a⁴k+1, और a⁴k+1 को क्या लिख सकते हैं, a⁴k इंटू a। अब देखो a⁴k को आप ट्रू मान चुके हो, ये रहा a⁴k। तो मैं एलएचएस वाला बताने यस, कि क्या लिखा a⁴k+1 इक्वल टू अभी फर्स्ट इक्वेशन तक ठीक है। एक मिनट बच्चों, मैं जरा वॉइस देख लूं, शायद सेटिंग ठीक नहीं है, स्लो आ रही है। ठीक है, थोड़ा आपका माइक मुझे लगता है स्लो है। थोड़ा सा लाउड बोलना बेटा। अभी कोई कुछ पूछ रहा था ना, नहीं ठीक है समझ आ गया। आगे समझ में? ठीक है, समझ गए। तो a⁴k+1 को उठाया, बेस सेम, पावर्स आर एडेड, a⁴k इंटू a। अब a⁴k की जगह a⁴k की वैल्यू डाल दो फर्स्ट इक्वेशन से, आ गया 1 + 2 इंटू k, इट इज k -4 इंटू k और 1 - 2 इंटू k। मल्टीप्लाई विद a आपके पास है 3, 1, -4 और -1। ठीक है, अब करो बच्चों मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये आ गया अपने पास 3 + 6k, 3 + 6k -4k, यानी 3 से ये पूरा पहला एलिमेंट और -4k इंटू 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -4 - 8k और +4k। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3k +1 - 2 इंटू k। सेकंड रो सेकंड कॉलम -4k +1 + 2 इंटू k। अब कर लेते हैं सॉल्व। ये आ गया आपका 3 + 2 इंटू k, 3k - 2k, इट इज k +1, 4k - 8k -4k और -4, -4 कॉमन ले लूं तो k +1, -4k + 2k -2k, 1 - 2 इंटू k। अब जरा मैच करो, क्या RHS आ रहा है, देखो जरा ध्यान से। 2k + 3 यानी 3 + 2k सेम थिंग, -4 इंटू k +1, k +1 -2k -1, और मैंने क्या लिखा है +1, -4k -1 और +2k। ठीक है, -1 आएगा, यहाँ गलती हो गई, कैलकुलेशन गलत हो गई बस। ठीक है, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ये बात जब प्रूफ हो गई कि LHS RHS हो गया प्रूफ, अब देखो फाइनल स्टेप क्या लिखते हैं। दिस इंप्लाइज PK + 1 is true, hence by PMI या by principle of mathematical induction, the given statement is true for all n belongs to n, all n belongs to n। तो ये कुछ इसके स्टेप्स हैं। अब मुझे लगता है कि ये दिमाग में 30% गया होगा। क्या आ गया सबको? सर एक बार LHS और RHS कहाँ से आया? एक बार मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ। देखो क्या करना होता है कि इसमें ये बातें याद रखो, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेट Pn बी द गिवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हमेशा गिवन रहेगी। जैसे ये An गिवन है, देखो पहले में, दूसरे में भी देखो An इज इक्वल टू 3n - 1, 3n - 1, 3n - 1, ये अपनी स्टेटमेंट है। पहला स्टेप होता है कि इसको चेक करो कि क्या 1 पे आपको a मिल रहा है, जो a गिवन है तो 1 पे तो वही मिलेगा। फॉर n इज इक्वल टू 1 डाल दो, और ये वेरीफाई होगा, ऐसा नहीं कि वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि कह रहा प्रूव दैट। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 1 डाला तो जो a आपको गिवन है उसके बराबर हो गया, यानी a n को 1 रखने पर स्टेटमेंट ट्रू हो रही है।
तो इसको लिखते हैं देयरफॉर P1 इज ट्रू। लेट Pk बी ट्रू, मतलब आप kth स्टेटमेंट को ट्रू मानते हो, अब k कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन 1 नेचुरल नंबर, फिर उसका अगला स्टेप आप ट्रू करते हो बाय यूजिंग प्रीवियस। ठीक है, लेट Pk बी ट्रू, देन वी हैव टू प्रूव दैट Pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो Pk स्टेटमेंट मान लोगे, n की जगह लेफ्ट और राइट दोनों जगह k बदल दोगे, इक्वेशन 1 आ गई, लिख लिया। फिर Pk प्लस 1 लो, हर जगह जहां जहां n है वहां k प्लस 1 रिप्लेस कर दो, LHS और RHS में कर दिया। ये इस स्टेज पर आप आ गए। ठीक है, इस स्टेज पर आने के बाद अब आपका काम क्या है कि जो ये k प्लस 1 है, LHS पकड़ो, इसे ब्रेक करो, a टू दी पावर k इंटू a, लिख सकते हैं ना, बेस सेम पावर इज एडेड। अब a टू दी पावर k की वैल्यू इक्वेशन 1 में आप निकाल चुके हो, ये रहा। a टू दी पावर k को आपको रिप्लेस कर देना है, a एज इट इज, दोनों को बस प्रोडक्ट करना है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 3 इंटू 1 प्लस 2k और प्लस माइनस 4k इंटू 1 यानी माइनस 4k आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4 इंटू 1 प्लस 2k और -4k माइनस 1 प्लस 4k। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, पूरा सॉल्व किया, आपको जरूर RHS मिलेगा। तो LHS इक्वल टू RHS। अब बाकी सब में ये स्टेटमेंट सेम रहती है, देयरफॉर Pk प्लस 1 इज ट्रू, या हेंस Pk प्लस 1 इज ट्रू, या दिस इम्प्लाइज Pk प्लस 1 इज ट्रू, हेंस बाय PMI द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, अब बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन, हैंड रेज करो। अब समझ लो रेक्टिफिकेशन स्टेप्स है कि भाई यही आपको करना है। तो आपने कहीं RHS का लिखा ही नहीं है, तो आपने इक्वल कैसे करा? ये रहा LHS इक्वल टू, ये रहा ना, आपने ये स्टेटमेंट उठाई ना, Pk प्लस 1 का LHS उठा लिया, तो ये रहा आपका RHS। Pk प्लस 1 का LHS लोगे तो उसी के RHS से तो इक्वेट करोगे। सिद्धांत क्लियर? यस सर। ओके, तो बढ़े फिर आगे, तो इसको खूब याद कर लेना अच्छे तरीके से, एक दो बार करोगे आ जाएगा। तो चलो ये भी खत्म ही हो गया, ठीक ही है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि शो दैट द मैट्रिक्स B ट्रांसपोज A इंटू B इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कह रहा है अगर A सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज इंटू A इंटू B भी सिमेट्रिक होगा, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज इंटू A इंटू B भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये बात आपको प्रूफ करके लानी है। तो पहला लेते हैं, बिकॉज A is a symmetric matrix, therefore A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ये है रिलेशन नंबर 1 जो आपको गिवन। अब मुझे प्रूफ करना है तो मैं ले लेता हूं लेट P इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A इंटू B। ठीक है, B ट्रांसपोज A इंटू B, क्या ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, B ट्रांसपोज AB होल ट्रांसपोज, लिख दिया। जब ये हमने ट्रांसपोज ले लिया तो प्रॉपर्टी हमने कौन सी पढ़ी है? बिकॉज AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज, रिवर्स से आता है A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। ठीक है, दिस इंप्लाइज P ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज इज A बिकॉज A इज सिमेट्रिक। ठीक है, और B ट्रांसपोज, एक मैंने गलती की है इसमें, B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है, ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज B एंड दिस कंडीशन इज एग्जिस्ट बाय इक्वेशन 1। ठीक है, दिस इंप्लाइज P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, आ गया P यही तो था, B ट्रांसपोज इंटू A इंटू B, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। ठीक है,
therefore P is a सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किस बात से हुआ ये? क्योंकि A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, तो इस वजह से B ट्रांसपोज इंटू A इंटू बी भी सिमेट्रिक प्रूफ हो गई। इतना किसको किसको समझ में आ गया? हैंड रेज करो। दीपांशु, हर्षित, क्लियर है? ओके, ठीक है, वेरी गुड। मुझे 2 मिनट का टाइम देना बेटा, जरा बैटरी लो हो रही है, मैं जरा बैटरी लगा, ठीक है? 2 मिनट का टाइम दो। अब नेक्स्ट पर आओ। ये बात तो हो गई प्रूफ। अब अगला पार्ट है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक हो तो बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है? तो अब नेक्स्ट केस हमें गिवन है, बिकॉज ए इज अ skew symmetric matrix, therefore A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ये आपका हो गया सेकंड रिलेशन। अब लेट करो जिसे आपको स्क्यू प्रूफ करना है। लेट Q इज इक्वल टू B ट्रांसपोज ए बी। दिस इंप्लाइज Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज। और प्रॉपर्टी क्या कहती है? Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज, ठीक है? A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज प्रॉपर्टी पहले आप लिख चुके हो, नहीं अब यहां नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्वेश्चन में एक जगह लिखा हुआ है, ठीक है ना? अब व्हाट अबाउट A ट्रांसपोज? B ट्रांसपोज इंटू माइनस ए और B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज B। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, उसी से आया ये। अब देखो -1 एक स्केलर मल्टीपल है, तो स्केलर मल्टीपल कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। याद करो, पढ़ाते हुए मैंने बताया था प्रॉपर्टी ऑफ के इंटू ए बी, मे बी के इंटू ए देन बी, मे बी ए इंटू के इंटू बी, मे बी के इंटू ए इंटू बी, है ना? के कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये -1 एज अ के है, तो माइनस बी ट्रांसपोज ए इंटू बी। दिस इंप्लाइज क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू। ये क्यू के बराबर ही, ठीक है? देयरफॉर क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो if A is symmetric then it is symmetric, if A is skew symmetric then skew symmetric। देखो बच्चों 10 सेकेंड्स। किसको किसको समझ में आ गया? हैंड रेस करो।
मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया है ना। यह है कोई प्रॉब्लम तो लिखो, अगर प्रॉब्लम है तो टेक्स्ट करो, नहीं तो अनम्यूट करो, पूछो। अब बात कर लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ मैट्रिक्स ए इज दिस वन, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो क्या करना है क्वेश्चन में, ए ट्रांसपोज निकालना है, ए के साथ मल्टीप्लाई करना है और ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से उसको इक्वेट कर देना है। ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से उसको इक्वेट कर देना है, तो आपको एक्स वाई जेड मिल जाएगा। ठीक है ना। 8th क्वेश्चन सबको आता होगा, करा चुका हूं। 9th क्वेश्चन में, हाँ जी, 7th और 9th भी कर लिया। 7th भी हो गया, 8th भी हो गया, 9th भी हो गया। 9th भी हो गया सर। हाँ ठीक है, इजी क्वेश्चन है। सर बस 9th में मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी, हम्म, इनके जो बीच का जो होगा ना, हम्म। वो एक्स -40 भी आएगा, तो उस -40 को भी कुछ काम में लेना है, उसके बिना आंसर सेम नहीं मिलेगा सर। तो वो तो आना चाहिए अगर आप, जैसे इसका आंसर x² -2। हाँ एक एक्सप्रेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक। यस सर, 1 by 1 की वो बन जाएगी ना, ऑर्डर होगा 1 by 1 का। हाँ तो, आंसर में बता रहा हूँ। हाँ तो 1 by 1 का ऑर्डर हो गया, और जो ये आपका इज इक्वल टू है, ये आपकी नल मैट्रिक्स ऑर्डर 1 हो जाए। सर फिर, हाँ जी सर, दोनों को बराबर किया, ओके। मिडल टर्म ब्रेकिंग करो, हाँ और जी सर, बराबर कर जीरो, लिया। हाँ जीरो के कर बराबर हो दो सर। जाएगी। क्या वो सॉल्व करूं अगर दिक्कत हो तो? सर मैंने कर तो लिया, बस वो लास्ट वाला पोर्शन थोड़ा में दिक्कत हो रही है उससे। रुको मैं करता हूँ। और किसको किसको क्वेश्चन ये आता है, जरा हैंड रेज करो। सिद्धांत को आता है, ठीक है। और चलो फिर देख लो, एक एक को ही आता है, x -5 -1, और यहाँ हो गया, सर मुझे भी आता है। आता है, गुड। 102 02 0 213 मल्टीप्लाई विद x 4 1 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। देखो पहले इन दोनों को प्रोडक्ट करो तो ज्यादा सही रहेगा, इन दोनों को पहले प्रोडक्ट कर लो। दिस इंप्लाइज x -5 -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया x +0 +1 यानी x +2। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 8 और 1 9। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2x +3, ये अपने पास आ रहा है। अगर ऐसे करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, अगर पहले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। करेक्ट, नहीं इसमें ऐसे नहीं बनेगा, ये ऑर्डर गलत बनाया बेटा। 1 by 1 बीच में प्लस वगैरह तो कुछ है ही नहीं। अब देखो सीधे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म, क्या बना, ये आ गया आपका x² + 2x -45 -2x -3 इज इक्वल टू 0। सारे ऐड हो गए ना। दिस इंप्लाइज x² -45 और -3 इट इज 48, और नल मैट्रिक्स को लिख दिया 0। दिस इंप्लाइज x² -48 is equal to 0. This implies x² is equal to 48. This implies x is equal to √48. 16 3s are 48 plus minus 4√3. This is the value of x. चेक करो और बताओ, कंफर्म करो सही आ रहा है कि नहीं। हाँ जी बच्चों,
सही है सर। करेक्ट, समझ गए? लास्ट में क्या दिक्कत हुई है चैतन्य? सर सही है सर, मैंने दोनों तरीकों से कर दिया था, बस वही गलती हो गई थी मुझसे प्लस लास्ट नहीं वाले में। लगा रखा बीच में, हाँ जी सर। है ना, तो वो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बच्चे, 9th खत्म, 10th। अच्छा बस मुझे ये बताओ 11th में x को अगर आपको फाइंड आउट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th, x का क्या ऑर्डर होगा, मतलब x सिलेक्ट करना पड़ेगा ना हमें इसमें, इस 2 into 3। कितना, सभी 2 into 3 का ऑर्डर होगा। सिद्धांत बिल्कुल ठीक है, पक्का देख लिया, 2 into 3 का ऑर्डर होना चाहिए। हाँ जी बच्चों, x का ऑर्डर बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 11। समर्थ ने, ठीक है, समर्थ ने लिखा 2 into 3। और बाकी लिखो फटाफट क्या ऑर्डर होना चाहिए, इसीलिए मैंने वो CD वाला क्वेश्चन समझाया था। वंश, ठीक है, वंश भी 2 into 3, ओके। चलो मैं समझाता हूं। सबसे पहले एक, मैं समझ गया तुम लोगों ने क्या करा है, A का ऑर्डर है 2/3 और B का ऑर्डर है 2/3। तो तुम लोगों ने देख लिया कि राइट साइड पे भाई 2/3 आ रहा है, A भी 2/3 है, तो X 2/3 होना चाहिए। पहली गलती क्यों कर गए, X कैसे 2/3 हो सकता है, X का जो कॉलम है वो A के रो के बराबर होना चाहिए। सर 3/2 होना चाहिए। 3/2 भी नहीं होगा, जरा देखो, यही कर लेते पहले। ये आपका आंसर आ गया जी, कॉलम पता चल गया x का, पहली बात तो यही सब गलत हो गए, तभी मल्टीप्लाई होगा x इंटू ए। ओके, नेक्स्ट अब देखो, अब x इंटू ए का जो ऑर्डर आना चाहिए, x इंटू ए का जो ऑर्डर आना चाहिए वो मैट्रिक्स B के बराबर होना चाहिए। x इंटू ए का ऑर्डर अब 2/3 आना चाहिए, तो कैसे आएगा x इंटू ए का ऑर्डर 2/3? जब x इंटू ए को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर होना चाहिए x का रो और a का कॉलम। तो बताओ जरा x का रो क्या होगा, क्या 2 नहीं होगा? 2/2। जब ये चीज देख लो कि मैं एक चीज को 3 बार बोल रहा हूं, कि ये देखो मैं दोबारा फिर से इसको समझा रहा हूं, तो समझ जाओ कुछ खास बात है, उस पर ध्यान लगाया करो। अब देखो x का ऑर्डर क्या आया, x और a तब मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब x का कॉलम a के रो के बराबर हो, और जो फाइनल आंसर आता है वो x का रो और कॉलम आएगा। और ये क्यों आएगा, क्योंकि B का ऑर्डर है 2/3, यानी इसके इक्वल में जो मैट्रिक्स है, और दो मैट्रिक्स कब बराबर होती हैं, जब उनके ऑर्डर एज वेल एज पोजीशन एलिमेंट आर इक्वल। अब बताओ 2/3 वाले कितनी गलतियां हैं, समर्थ, वंश, चैतन्य, खा गए ना धोखा? कितनों को समझ में आ गया कि ऑर्डर कैसे निकालना होगा? हैंड रेज करो फटाफट। हर्षित रावत, समर्थ, कोई दिक्कत हो तो बताओ, सर एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा समझो। No sir, no doubt। ठीक है, ओके। क्वेश्चन ये कह रहा है ए का ऑर्डर आपको दे रखा है 2/3, एक्स आपको निकालना है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्स के अगर एलिमेंट लेट करने हैं, कि एक्स ये मैट्रिक्स है जैसे डी लेट किया था, तो पहले तो ये पता होना चाहिए ऑर्डर क्या होगा एक्स का। तो क्या आप डिफाइन कर सकते हो, उस पर ध्यान दो। एक्स इंटू ए है तो हमें ये पता है कि ए का जो कॉलम, ए का जो रो है, अगर वो एक्स का कॉलम होगा तभी तो प्रोडक्ट हुआ होगा, तो कॉलम तो हमने पता लगा लिया, जजमेंट हो गई। अब एक्स इंटू ए का आंसर आ रहा है बी, यानी ये और एक्स इंटू ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स बराबर है, यानी x इंटू ए का जो रो है वो b का रो होना चाहिए, तो यानी x इंटू ए का रो 2 है। तो अब देखो x इंटू ए का रो 2 कब हो सकता है, जब x का रो 2 होगा, क्योंकि जब x और a का आंसर आता है तो रो ऑफ द फर्स्ट एंड कॉलम ऑफ द सेकेंड, मल्टीप्लाई के लिए देखा जाता है, कॉलम ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू रो ऑफ द सेकेंड,
और जब आंसर आता है तो रो ऑफ द फर्स्ट एंड कॉलम ऑफ द सेकेंड। अब बताओ, जिसने दोबारा से बोला था उस समझने के लिए, आ गया उसको समझ में? Yes, sir. क्लियर हो गया आप? ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। 12 कट कर दो, जरूरत नहीं है, बस वैसे मैंने एक इंडक्शन बता दी है, सब इंडक्शन के क्वेश्चन है। 10th कर लोगे? 10th तुम लोगों के लिए छोड़ता हूँ, एप्लीकेशन करो। क्वेश्चन नंबर 13 पहले देखो। इफ ए इज दिस वन सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, कर लोगे? दोनों को प्रोडक्ट करना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वेट कर लेना है, जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाए इक्वल टू। 14 इफ ए इज अ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, अगर ए एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है तो ए कौन सी मैट्रिक्स होगी? ए इज अ नल मैट्रिक्स, बताया था ना, ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। 15 इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ये आप सॉल्व करके लाओगे, ये तुम लोगों को मैं छोड़ रहा हूं। आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसको खुद करना है। तो ये होमवर्क आपको कंप्लीट करना है, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो मैं अभी लिंक भेज रहा हूं, ये काम कंप्लीट कर लेना है कल तक, ठीक है। और जो एग्जाम्पलर का लिंक भेज रहा हूं उसका काम तुम लोगों को करना होगा, फ्राइडे तक का टाइम दूंगा उसके लिए, फिर संडे एक्स्ट्रा क्लास लूंगा जिसमें सिर्फ हम एग्जाम्पलर करेंगे। सही है? ओके, हाँ जी, कोई डाउट? और ये जो पीडीएफ है इसकी मैं शेयर कर रहा हूँ गूगल क्लास पर भी और टेलीग्राम पर भी, ठीक है। सर 26 एग्जांपल कब कराओ? कौन सा एग्जाम्पल है? 26 इंडक्शन वाला ही तो था, इसीलिए तो मैंने रोक दिया था शायद उसको। आप कर सकते हो 26 आराम से, एएन वाला ही है, इसीलिए मैंने उसको रोक दिया था। इंडक्शन जब पढ़ी नहीं है तो रहने देता हूँ, क्योंकि सिलेबस में से तो जाना ही है इसमें, लेकिन अब पढ़ा दिया तो कर लेना, ट्राई हो जाएगा। सिद्धांत ट्राई कर लेंगे। ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा, ठीक है। इंडक्शन का क्वेश्चन है, और बताओ कोई दिक्कत? तो एंड कर रहा हूँ बच्चों क्लास, कल मिलते हैं 7 बजे। और होमवर्क ध्यान रखो, सबको होमवर्क जब जाए सबमिट करना है, मौज नहीं करनी। चलो।